सुप्रभात। तो पिछला वीडियो जो था वो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो यहीं पर रुक गए थे। अब हम यहाँ से बात आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर सी है कि एल्युमिनियम जो है वो कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करने के बाद एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और बनाता है कॉपर। तो अब देखिए, ऐसी स्थिति में हम कुछ भी मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर कॉपर जो है इसकी संयोजकता एक भी होता है, संयोजकता दो भी होती है। अगर संयोजकता एक मान के चल रहे हैं तो CuCl ही लिखेंगे, लेकिन यदि संयोजकता हम दो मान के चल रहे हैं तो CuCl2 लिखेंगे। और जब यहाँ पर CuCl2 लिखेंगे, अगर हम कॉपर की संयोजकता दो मानते हैं तो कॉपर क्लोराइड का सूत्र ए होगा। अब इसको हम संतुलित करते हैं तो एल्युमिनियम एक है, इधर एल्युमिनियम संतुलित है। हम क्लोराइड को संतुलित करते हैं, क्लोराइड यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्लोराइड 2 है। अब ऐसी स्थिति जब भी होती है तो हम क्लोराइड की संख्या यहाँ पर अगर हम 2 से बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ अगर हम 3 से बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। जो कॉपर क्लोराइड है उसकी संख्या हम 3 से बढ़ा देते हैं, और जो एल्युमिनियम क्लोराइड है उसकी संख्या हम 2 से बढ़ा देते हैं। क्लोराइड दोनों तरफ 6 हो गए, यहाँ क्लोराइड 6 हो गया, यहाँ भी क्लोराइड 6 हो गया। अब यहाँ पर कॉपर 3 है तो यहाँ पर कॉपर को हम 3 कर देंगे, यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पर हम एल्युमिनियम 2 कर देंगे। अब इस समीकरण जो है पूरी तरीके से संतुलित है। अगला है कि बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है। बेरियम क्लोराइड जो है पोटेशियम सल्फेट से करता है। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड हम बी लिखेंगे BaCl2, पोटेशियम सल्फेट लिखेंगे K2SO4, क्योंकि सल्फेट का आयन 2 है और पोटेशियम का आयन 1 है। तो अब बेरियम क्लोराइड और सल्फेट K2SO4 जब अभिक्रिया करेगा, ए बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस बनेगा KCl। तो अब इसको देखते हैं, सल्फेट का आयन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और क्लोरीन का आयन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्लोरीन का आयन हम 2 करेंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन को संतुलित करेंगे तो यहाँ पर पोटेशियम 2 हो गया, पोटेशियम 2 है इधर। अब ये पूरी तरीके से संतुलित है। सल्फेट 1 है, पोटेशियम 2 है दोनों तरफ, क्लोराइड 2 है दोनों तरफ, बेरियम 1 है, तो ये पूरी तरीके से संतुलित है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का A, B, C और D। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में फिर से वही करना है। तो 8वां नंबर जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि फिर से समीकरण लिखिए और संतुलित कीजिए। तो पहला है 8 का कि पोटेशियम ब्रोमाइड जो है, क्वेश्चन नंबर 8 है पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड आपका ब्रोमीन से बनेगा, तो उसका भी संयोजकता 1 होगा। क्लोरीन ब्रोमीन एक ही ग्रुप में आएंगे, तो आपका KBr ही लिखा जाएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड है और बेरियम आयोडाइड है। तो बेरियम आयोडाइड जब लिखेंगे तो यहाँ पर I को हम 2 करेंगे, क्योंकि क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन जो है वो एक ही ग्रुप में आते हैं, लेकिन यहाँ बेरियम की संयोजकता जो है वो 2 है। तो एक बेरियम 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लेकिन एक आयोडीन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो इसलिए हम 2 आयोडाइड लिखेंगे। अब यहाँ से जो बनेगा पोटेशियम आयोडाइड बनेगा और बेरियम ब्रोमाइड बनेगा। तो बेरियम ब्रोमाइड बनेगा तो फिर से ए लिखा जाएगा। बेरियम की संयोजकता 2 है, ब्रोमाइड की संयोजकता 1 है, तो बेरियम ब्रोमाइड ऐसे लिखा जाएगा, और फिर हो जाएगा कैल्शियम पोटेशियम आयोडाइड, तो एक KI लिखा जाएगा। अब इसको संतुलित करना है। तो यहाँ पर ब्रोमीन की संख्या 2 है, यहाँ पर ब्रोमीन की संख्या 1 है, तो इसको हम ब्रोमीन की संख्या 2 कर देंगे। यहाँ पर ब्रोमीन की संख्या 2 हो गया, BA हो गया। अब यहाँ पर आयोडीन की संख्या 2 है, यहाँ पर आयोडीन की संख्या 1 है, इसको भी हम 2 कर देंगे। पोटेशियम दोनों तरफ बराबर हो गया। तो ऐसी स्थिति में ए पहला है 8वां का A नंबर संतुलित समीकरण। दूसरा है कि जिंक कार्बोनेट टूटता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। जिंक कार्बोनेट जो है वो टूट रहा है आपका जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 ही लिखेंगे, क्योंकि जिंक की संयोजकता 2 है और CO3 की भी 2 है। ZnCO3 है। अब ये टूट रहा है आपका जिंक ऑक्साइड में, ZnO बन रहा है, प्लस बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको देख लेते हैं। इधर ऑक्सीजन की संख्या 3 है, इधर भी 3 है, ऑक्सीजन है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 8 का C है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन H2 लिखेंगे, क्लोरीन Cl2 लिखेंगे और इधर HCl लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ये 2 कर देंगे, ये पूरी तरह से संतुलित हो जाएगा। अगला है कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड हम लिखेंगे MgCl2 प्लस हाइड्रोजन।
तो ऐसी स्थिति में क्लोरीन 2 है यहाँ पर हम क्लोरीन की संख्या अगर 2 कर देते हैं तो ये पूरी तरीके से संतुलित हो गया है। मैग्नीशियम 1 है 1 है, ठीक है। तो ये 8वां सवाल था। 9वां सवाल है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। ऊष्माक्षेपी अर्थात ऊष्मा का अवक्षेपण होता है, अर्थात ऊष्मा अभिक्रिया से निकलता है तो ऊष्माक्षेपी हो गया। ऊष्माशोषी अर्थात अभिक्रिया करने के लिए हमें अलग से ऊष्मा देना पड़ता है तो वो ऊष्माशोषी हो गया। इस पर हम एक डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं चैप्टर में, तो आप वहां से लिख सकते हैं। अगला है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्यों कहने के पीछे तो सिंपल सा तर्क है कि ऊष्मा निकलता है इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। अब उसका अभिक्रिया भी देख लीजिए कि श्वसन अभिक्रिया जो है को ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं, इसको हम पाठ के अंदर भी देखे थे। क्वेश्चन नंबर है आपका 10 कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जल से अभिक्रिया करता है, और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल से अभिक्रिया करता है, तो ये बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ पर ऊष्मा का भी निर्माण होता है प्लस यहाँ पर ऊर्जा का भी निर्माण होता है। तो इस तरीके से ऊष्मा निकलता है तो हम इसको बोलेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें आप डिटेल में वहाँ देख सकते हैं। अगला है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। साधारण सी बात है और इसके उदाहरण लिखने के लिए बोला है। तो इसको हम एक ही उदाहरण देते हैं कि H2O जो है ये टूट रहा है H2 में और O2 में, तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया है। लेकिन जब हम इसी को लिखेंगे कि H2 है और O2 है, ये दोनों मिल के H2O बना रहा है, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया में आएगा। तो संयोजन क्या होता है कि दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद बनाते हैं। वियोजन में क्या होता है कि एक अभिक्रिया एक से अधिक उत्पाद बनाता है। तो दोनों एक दूसरे का, अगर इसी रिएक्शन को हम रिवर्सिबिलिटी में लिखें तो एक ही साथ दोनों रिएक्शन होंगे, संयोजन भी और वियोजन भी। अगर हम जलीय विलयन की बात करें तो H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं कि H2H प्लस बन रहा है प्लस O2 माइनस बन रहा है। तो अब यहाँ पर संयोजन और वियोजन दोनों एक साथ हो रहा है, लेकिन दोनों का जो दिशा है, इधर से इधर जाएगा तो वियोजन होगा, इधर से इधर जाएगा तो हम जो ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको हम लिखेंगे वियोजन, और जो नीचे में लिखा हुआ है उसको लिखेंगे संयोजन। तो ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे का दिशा बदलने से बदल जाता है, जिसको हम कहते हैं कि दोनों एक दूसरे का विपरीत है। तो यहाँ आकर के पहला चैप्टर का पूरा प्रश्नोत्तरी जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर हम पहला अध्याय क्लास 10 का चैप्टर 1 साइंस का क्लोज करते हैं। पूरा लेक्चर हो चुका है, अभ्यास के प्रश्न हो चुके हैं, पृष्ठ के प्रश्न हो चुके हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है या समझ नहीं आता है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, उसके लिए हम हमेशा यहाँ पर आपके लिए उपस्थित हैं। धन्यवाद।